संदीप जी का सवाल है कि अगर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मैक्सिमम परसेंटेज एक एएमसी के अंदर कितना एलोकेशन देना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपको टेंशन फ्री है, आपको डर नहीं लग रहा है, तो एक भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर 2 करोड़ रुपया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, एक एक स्कीम में 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 हजार करोड़ रुपए है। डेट स्कीम्स में तो और ज्यादा रहती है। तो एक स्कीम में भी 2 करोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए, कि शांति रहे। अगर आपको किसी तरीके का भी डर है या दिमाग में टेंशन हो रहा है कि एक ही कंपनी के अंदर रखा है, ठीक है, मुझे पता है कि वो भागेगी नहीं, मतलब मेरा पैसा लेके कोई भाग नहीं सकता यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टेंशन फ्री रहे। तो आप अगर 2 स्कीम अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो, तो 1-1 करोड़ दोनों में रखो। अगर आप 4 में खुश हो तो आप 25-25 4 में कर दो, क्योंकि पैसे की ग्रोथ तो हो चुकी है। ठीक है, 2 करोड़ अच्छा खासा कॉर्पस होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो पैसे की ग्रोथ हो चुकी है, और आपको जिस चीज में खुशी मिले, जहां पे शांति मिले, वैसे आप कर सकते हो। अगर आप 1 में खुश हो तो 1 में कर लो, और अगर आप 4 में खुश हो तो 4 में कर लो। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम इतने फंड्स के अंदर इतना इतना परसेंटेज देके ही एलोकेट करें। देखिए, एलोकेशन का तब हमें सोचना होता है जब हम किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि हम मान लो 5 गोल है, पांचों के लिए इतना इतना एलोकेट कर देना है। लेकिन यहाँ पे तो आपको बस ये है कि एक स्कीम के अंदर पूरा पैसा रखेंगे, कहीं पैसा मेरा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए आप कर रहे हो। तो आप 4 में कर लो 25-25 करके, या 4 में से 1 में 1 करोड़ कर लो, बाकी में कम कम 30-30 कर लो, और जैसे आप चाहो वैसे करके कर सकते हो। 50-50 करके 4 में कर लो, या फिर 4 में 25-25 करके 1 में 5वें में 1 कर लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बस शांति जरूरी है। हमारे पास क्वेश्चन आया है, 20 लाख रुपीज लमसम करने हैं, क्या हम एसबीआई और निपॉन से 19% एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों में, लंबे समय 10-15 साल में? तो देखिए, एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी है कि एसबीआई और निपॉन 18-19% तक का दे एक्सआईआर रिटर्न। मैं तो यही चाहता हूँ और मेरी उम्मीद भी है। लेकिन अगर नहीं देगी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। संतोष है, संतोषम परम सुखम फॉलो करता हूँ, तो संतोष में रहता हूँ कि ठीक है, 18-19 नहीं मिलेगा, 16-17 भी मिल जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 19% या इससे ज़्यादा भी एक्सआईआर रिटर्न ये जनरेट कर दे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि एसबीआई के अंदर आप लमसम कर नहीं पाओगे। निपॉन के अंदर आप 50-50 करके कर लोगे, लेकिन एसबीआई के अंदर तो 1 महीने में 25,000 ही कर सकते हो। 4 महीने लग जाएंगे 1 लाख रुपए बस इन्वेस्ट करने के लिए। तो एसबीआई का तो मामला रफा सफा है, वहां पे आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। निपॉन के अंदर आप कर पाओगे, या फिर इसके अलावा और भी एक्सिस वगैरह है, एचएसबीसी वगैरह है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब के अंदर कर सकते हो। क्वांट स्मॉल कैप फंड बुरे फेज से भी गुजर रहा है, अभी दाव लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर पलटा यहाँ पे पास है तो काफी बढ़िया ये भी चल सकता है। तो इन सबको आपको देखना चाहिए, क्योंकि एसबीआई के अंदर तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड स्मॉल कैप के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 18 से 20 तक तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, उससे ऊपर बोनस है। लेकिन 18-19 के एक्सआईआरआर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन जरूर स्मॉल कैप के अंदर में मैं तो रखता हूं, और अभी तक तो मिल रहा है। आगे का पता नहीं, कि अभी तो 20 से ज्यादा मिल रहा है, आगे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। देखो, जैसे बीच में अगर 1 साल 2 साल का अगर फेज आएगा, जैसे मान लो 2025 पूरा खराब जाता है, तो ये एक्सआईआर थोड़ा घटेगा। फिर जब 2026 अच्छा जाएगा तो फिर वहां पे एक्सआईआर बढ़ जाएगा। तो ऐसे कम ज्यादा होके मुझे लगता है 19% प्लस आराम से जनरेट हो सकते हैं। जीतू जी का सवाल है, सर पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है और इसका जो टैक्स सेवर फंड है, दोनों का पोर्टफोलियो सिमिलर है, तो क्या टैक्स सेवर फंड भी अच्छा फंड है, क्या इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो देखिए, अगर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, टैक्स बेनिफिट्स के लिए, तब तो ये आपका कॉल है। अगर टैक्स बेनिफिट्स नहीं आप ले रहे हो और फिर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पहला तो 3 साल का लॉक इन, प्लस दूसरा इसी का पोर्टफोलियो दोनों का सिमिलर है, एकदम ही सिमिलर होता है। बस अंतर क्या होता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में थोड़े से फॉरेन के स्टॉक्स, यूएस के खासकर स्टॉक्स हैं, लगभग 18% के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज। अभी जो सिचुएशन है, ये रेगुलेशन वगैरह इस सब के कारण
15 से 18% के बीच में फॉरेन के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट अभी रहती है। इसके अलावा पराग पारिक का जो ELSS फंड है टैक्स सेवर, उसके अंदर में फॉरेन की इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है। क्लियर है? तो इससे नुकसान क्या होता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड नॉर्मल दूसरे जो फ्लेक्सी कैप फंड है उससे बेहतर रिटर्न जो दे पाता है लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी। एक तो इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, एक तो उसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि ये जो भी 20%, 18%, 15%, पास में 25% तक भी था, तो ये जो यूएस के अंदर जो होल्डिंग है, टेक कंपनीज के अंदर होल्डिंग है, वो अच्छा करती है तो प्राइस अप्रिसिएट होता है और उसका भी बेनिफिट मिलता है रिटर्न। मतलब स्टॉक सिलेक्शन जो फॉरेन का होता है इनका वो भी काफ़ी अच्छा होता है। प्लस जो एक बेनिफिट इनको मिल जाता है, ये जो रूपी डेप्रिसिएट होता है, ऑलमोस्ट समझो तो सालाना 3-4% रुपया गिर ही जाता है। तो जो रिटर्न यूएस के स्टॉक्स में इनके बनते हैं उस पर प्लस एक 4% ये एक्स्ट्रा फ्री में बेनिफिट मिल जाता है, बन जाता है। इस कारण पराग पारिक का जो रिटर्न है वो जायंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद में अच्छा आ जाता है। तो ये जो फायदा है ये आपको पराग पारिक के ELSS फंड में नहीं मिल पाएगा। तो मेरे लिए तो अगर आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम में जो फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक का वो ELSS से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। बाकी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या कोई भी अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर 6-7 ईयर्स 5 ईयर्स की होल्डिंग है, मतलब उतने समय तक पैसा रोकना है, इन्वेस्ट करना है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। और खासकर इस टाइम सिनेरियो में जब इन्होंने इतना सारा कैश होल्ड करके रखा हुआ है और मार्केट वॉलेटाइल है, ऐसे में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बढ़िया रिटर्न बन सकता है इस फंड के अंदर में। यही मेरा व्यू था इस फंड को लेकर। ये थे आज के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आप अपनी राय इनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपका कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, स्टॉक रिलेटेड मत पूछना, क्योंकि देख ही रहे हो आप चैनल्स का क्या हो रहा है। और इसी कारण मैंने स्टॉक्स के बारे में बात करना भी बंद ही कर दिया था, बहुत पहले से बंद कर दिया हुआ है इसी कारण से, क्योंकि वीडियोस ब्लॉक हो रहे हैं, चैनल्स डिलीट हो रहे हैं बिना कारण के। तो उससे अच्छा बात ही मत करो स्टॉक के बारे में। तो ठीक है, बाकी कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हो।